आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली को दहलाने वाली एक बहुत बड़ी साजिश की। एक ऐसी साजिश जिसके पीछे की सच्चाई ने ना देश की सुरक्षा पे कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए आज इसी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो बात है 10 नवंबर 2025 की और जगह है देश की राजधानी दिल्ली। उस शाम पता है कुछ ऐसा हुआ जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 10 से 13 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस शाम की वो शुरुआती कीमत थी जो इंसानी जानों से चुकाई गई। सोचिए, सिर्फ एक धमाका और इतनी जानें चली गईं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए एक धमाके से। तो हुआ ये कि 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ना एक Hyundai i20 कार खड़ी थी और उसी में एक जोरदार आईईडी ब्लास्ट हुआ। अब जाहिर है वो एक भीड़-भाड़ वाला इलाका था, तो इस धमाके ने चारों तरफ एक दहशत का माहौल बना दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो पहली बड़ी बात सामने आई ना, वो सच में चौंकाने वाली थी। पता चला कि ये धमाका तो असल में मेन इवेंट था ही नहीं, बल्कि ये तो एक गलती थी। ऐसा माना गया कि शायद घबराहट में या फिर जल्दबाजी में ये ब्लास्ट हो गया। और मजे की बात देखिए, यही एक गलती एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का पहला सुराग बन गई। इसी एक छोटी सी चूक ने उस पूरी की पूरी प्लानिंग की पोल खोल दी जो दिल्ली को दहलाने के लिए की गई थी। तो जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि असली प्लान तो कहीं ज्यादा बड़ा था। उनका निशाना सिर्फ लाल किला नहीं था, बल्कि दिल्ली की कई और इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी और हमले के लिए तारीख भी चुन ली गई थी, या तो 26 जनवरी या फिर 6 दिसंबर। और तरीका, कई कार बमों के जरिए एक साथ सीरियल ब्लास्ट करना। और इस पूरी साजिश के पीछे कौन था? पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद। अब इस पूरी जांच में ना एक बहुत ही नया और कह सकते हैं कि चिंताजनक पैटर्न सामने आया। इसे नाम दिया गया व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा नेटवर्क जिसमें डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल थे। ये बहुत बड़ी बात थी। और इस नेटवर्क में शामिल कुछ संदिग्धों के नाम देखिए: डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील अहमद राथर। ये कुछ नाम हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इनकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड। इसने तो सिक्योरिटी एजेंसीज को भी सोच में डाल दिया था। इतना ही नहीं, इस साजिश के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एक टेरर मॉड्यूल तक भी पहुंचे और वहां से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स और हथियार भी रिकवर किए गए। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक और बहुत जरूरी लिंक सामने आया, वो था पुलवामा कनेक्शन। और इसने ना कई नए सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल यह है कि आखिर ये पुलवामा कनेक्शन था क्या? देखिए, 2025 के दिल्ली ब्लास्ट और 2019 के पुलवामा हमले को अगर देखें तो दोनों में काफी बड़े फर्क थे। जैसा कि साफ है, दिल्ली का धमाका एक आईडी ब्लास्ट था और वो भी शायद गलती से हुआ। दूसरी तरफ पुलवामा एक सोचा समझा सुसाइड अटैक था। दोनों के टारगेट और तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन इन सारे अंतरों के बावजूद कुछ चीजें थीं जो इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ती थीं। पहली बात, दोनों साजिशों के तार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। दूसरी बात, दिल्ली ब्लास्ट का जो मेन सस्पेक्ट था डॉक्टर उमर मोहम्मद, वो पुलवामा का ही रहने वाला था। और तीसरी चीज, धमाके में इस्तेमाल हुई कार भी पुलवामा के ही लोगों के जरिए खरीदी गई थी। देखिए, दिल्ली पर हुए आतंकी हमलों की गंभीरता को ठीक से समझने के लिए ना हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, शहर के काले अध्याय की तरफ। ये बात है 29 अक्टूबर 2005 की। दिवाली से ठीक पहले का समय था और दिल्ली एक के बाद एक 3 धमाकों से दहल गई थी। टारगेट थे पहाड़गंज मार्केट, गोविंदपुरी की एक बस और सबसे भीड़-भाड़ वाला सरोजनी नगर मार्केट। और इन सीरियल ब्लास्ट्स में 60 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आपको बता दें कि 2005 के इन धमाकों के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था और उनका मकसद भी अलग था। तो ये चीज साफ दिखाती है कि दिल्ली पर जो आतंकी खतरे का पैटर्न है वो समय के साथ कैसे बदला है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस हालिया घटना का देश की मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए क्या मतलब है। चलिए इसे समझते हैं। नवंबर 2025 के धमाके के फौरन बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया। कई राज्यों में और खास तौर पर सेंसिटिव पब्लिक प्लेसेस पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई।
यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली की साजिश जैसा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के सामने मौजूद कई बड़ी सिक्योरिटी चुनौतियों में से सिर्फ एक है। देश को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और साइबर टेररिज्म जैसे खतरों से भी निपटना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला आतंक की बदलती स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। जैसे पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर युवाओं को रिक्रूट करना, कोऑर्डिनेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बढ़ता इस्तेमाल और बड़े शहरों में सीरियल ब्लास्ट की लगातार प्लानिंग, ये सब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए नए और बहुत बड़े चैलेंज हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आतंक की इन बदलती हुई रणनीतियों का सामना करने के लिए हमारा देश असल में कितना तैयार है।